हेलो, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कहीं एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 1.6 एंगस्ट्रॉम और हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास। यहाँ पर हमें नेट फोर्स मिल जाएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देना होगा। सो पहले हम फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या है, ये क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच फोर्स होगा के क्यू, ओके, के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ये हमें यहाँ दिया गया है। सो ये वैल्यू पुट करते हैं, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 होल थिंग स्क्वायर, और चार्ज रेडियस दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻−10 मीटर होल थिंग स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 to the 18 38 बाई 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−20। 1.6 कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−38 -20, ये हो जाएगा -38 प्लस ऑफ 20, सो 8 1 माइनस ऑफ 18 और 9 इंटू 10⁻−9। ये आ गया हमारा फोर्स। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू फोर्स 9 इंटू 10⁻−9 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9 इंटू 10⁻−31। ये हमें पता है, या फिर दिया भी गया होगा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 9 कैंसल, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻+31, क्योंकि ये -31 है, ऊपर जाके हो जाएगा +31। आंसर आ जाएगा 10⁻31 प्लस और -9, ये होता है 2, that is 22. Option C is our correct answer. Next question, question number 22. Question number 2. 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes. So, एक चार्ज यहाँ है प्लस क्यू ए, एक चार्ज यहाँ है माइनस क्यू बी, एट अ सर्टेन डिस्टेंस कहा गया है, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं आर। इन दोनों के बीच में फोर्स है एफ, तो एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू के प्लस क्यू माइनस क्यू आर स्क्वायर, डेट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हमसे कहा गया है द 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, तो चार्ज ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज माइनस 25% ऑफ इनिशियल चार्ज, है ना, क्योंकि 25% और चार्ज ऑफ ए उस ए में से निकालकर बी को दिया जाता है, तो ए में 25% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
100 क्यू माइनस 25 क्यू बाई 100 इज इक्वल्स टू 75 क्यू बाई 100। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 क्यू बाई 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। दैट इज चार्ज ऑफ ए हो जाएगा 3 क्यू बाई 4। सिमिलरली हम चार्ज ऑफ बी निकालेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली चार्ज ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू। ओके, चार्ज ऑफ बी माइनस ऑफ क्यू पहले से था, उसमें प्लस ऑफ क्यू 25, ठीक से लिखेंगे यहाँ पर चार्ज ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू पहले से है और उसमें प्लस ऑफ 25% क्यू आ जाएगा ए से निकलकर। तो ये हो जाएगा माइनस 100 क्यू प्लस ऑफ 25 क्यू बाई 100 इज इक्वल्स टू माइनस 75 क्यू बाई 100 और ये हो जाएगा सिमिलरली 3 क्यू बाई 4। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है। सो यहाँ करते हैं फोर्स एफ डैश इज इक्वल्स टू के 3 क्यू बाई 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 क्यू बाई 4 और रेडियस तो सेम ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो के 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, ये माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। अब इसको इन टर्म्स ऑफ एफ लिखने की कोशिश करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एफ डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू 9 के क्यू स्क्वायर बाई 16 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा 9 बाई 16 एफ। ऑप्शन मैच करेंगे 9 बाई 16 एफ, हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net of the electrostatic force and the gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d is 0. So ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है H, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है H और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। इसका चार्ज है माइनस E, तो इसका चार्ज है E प्लस डेल्टा E और हमें दिया गया है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. The net of electrostatic and gravitational force between the two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0. तो पहले हम यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है K, ओके, पहले तो हम यहाँ से निकाल लेंगे Q net इज इक्वल्स टू माइनस ई प्लस ई प्लस डेल्टा ई, माइनस ई प्लस ई कैंसल और ये हो गया डेल्टा ई। तो ये हो जाएगा Q नेट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो कि K डेल्टा ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। एफ ऑफ जी हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। एफ ई माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू 0. सो एफ ई क्या है, के डेल्टा ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. डी स्क्वायर इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के डेल्टा ई स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और के डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर या फिर डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाई के। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास की वैल्यू यहाँ दी गई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होल थिंग स्क्वायर बाई के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
अब इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये 1.6 इंटू 1.6 2.8 अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻⁻54 बाई 9 इंटू 10⁻⁹। ये अगर हम अप्रोक्सीमेटली 3 मान लें और इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻54 बाई 9। इसको और 9 इंटू 10⁻⁹ ऑफ कोर्स। अब इसको और कैलकुलेट करें तो ये 9 टू जा 18 इंटू 10⁻, ये -54, ये -11, ये 565 -65 हो जाएगा, और इसमें और 9 माइनस हो जाएंगे, है ना, ये 9 प्लस में है तो -9, तो ये हो जाएगा 1474 -74। ओके, अब ये एक्चुअली वैल्यू है डेल्टा ई स्क्वायर की, हमें चाहिए डेल्टा ई। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू √2 इंटू 10⁻⁻74, और ये हो जाएगा 1.414 इंटू 10⁻⁻32 37 74, तो 337, तो इसका ऑर्डर कितना निकल गया 10⁻⁻37, 10⁻⁻37, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, two identical charged spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion। so इसका डायग्राम हम बनाएंगे पहले। ये कुछ इस तरह है कि एक पॉइंट है, ओके, एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्फीयर यहाँ पर है और एक स्फीयर लगभग यहाँ पर है, रफ वॉक बना रहे हैं, और इन दोनों के बीच ऐसे डिस्टेंस है d, इसका लेंथ है l, यहाँ हो जाएगा थीटा, हमसे बोला गया है द चार्जेस बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, देन v varies एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्पेयर s। सो यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे आता है mg, अब ये क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स आएगा F, और इसको ऐसे डायग्राम बना लेंगे। ये थीटा है, यहाँ भी थीटा आएगा, इसका चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं x। सो ये डिस्टेंस हो गया x/2, इसको मानते हैं a, यहाँ पर आ जाएगा b, ओके, ये a भी दूसरा कलर का लिखते हैं, ये है a, ये है b, तो यहाँ आएगा c। सो सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा के ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर, डेट इज f बाई बेस, बेस क्या है, ये है बेस, तो ये इज इक्वल्स टू ये mg, सो mg, ये आ गया इक्वेशन 1। अब हमसे बोला गया है कि द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, एज अ रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। तो हम लोग इसी इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। सो फोर्स इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और ये mg पहले से यहाँ पर है mg
इज इक्वल्स टू, अब ये टेन थीटा को यहाँ से लिखेंगे तो ये टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू ना परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पर बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये है परपेंडिकुलर P और ये है बेस B। तो इस बेस की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, उसको यहाँ पुट करेंगे x बाई टू बाई L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू बाई 4L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल थिंग टू द पावर रूट। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई है बहुत इम्पोर्टेंट, जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स D इज मच स्मॉलर देन L। सो हम यहाँ पर ये ऐसे पुट कर सकते हैं कि इफ़ D, यानी हमने यहाँ पर D को एज x लिया है, सो ओके D is equals to x is much smaller than L, so we neglect x। तो इस इक्वेशन में हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी एक्स बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा 4L स्क्वायर बाई 4। ये माइनस एक्स स्क्वायर हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। सो ये हो जाएगा x बाई टू, 4 कैंसल, L स्क्वायर से रूट कैंसल L, ये हो जाएगा x बाई 2L। यहाँ पर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2L। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, एम जी कॉन्स्टेंट मान लेंगे, 2L भी कांस्टेंट है, सो क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ये एक x, ये एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इसको बॉक्स में डाल लेते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे q इज इक्वल्स टू, या फिर q प्रोपोर्शनल टू x बाई 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डी डी टी ऑफ x बाई 3/2। अब डी डी टी से x डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डी डी एक्स इंटू एक्स 3/2। डी टी पहले से है और जो एक डी एक्स हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड किया था, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डी डी एक्स ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और आंसर आएगा डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू 3/2 ऑफ एक्स 3/2 माइनस 1 डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा v। सो 3/2 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू हाफ। किया जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 एक्स हाफ इंटू v। अब क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी ही लिख रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट जो है उसको इग्नोर करेंगे, तो ये डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हाफ इंटू वी। और इसको अब ऊपर लिखते हैं,
यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स हाफ डॉट वी, ये प्रोपोर्शनलिटी। अब क्योंकि हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी ही लिख रहे हैं, तो अगर हम डी क्यू बाई डी टी को कांस्टेंट मान लें तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x हाफ हो जाएगा, या फिर v इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा। और हमें यही बताना है कि v किस इन टर्म्स ऑफ x क्या है। सो v इन टर्म्स ऑफ x, ये है v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half of the distance. So ये यहाँ पर clamped है और ये y/2 हो जाएगा at half of the height. The equilibrium separation between them now becomes, so ये r2 हमसे पूछा गया है। तो हम लोग फिगर वापस ड्रॉ करते हैं। पहले एक बॉल यहाँ पर और एक बॉल यहाँ पर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। अब ये नीचे mg, यहाँ पर आएगा टेंशन t, ये डिस्टेंस है y जो यहाँ पर गिवन है। अगर ये टेंशन t है और यहाँ पर आएगा एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, तभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो अब इस और यहाँ पर आ जाएगा थीटा। अब इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10 cos थीटा और यहाँ आ जाएगा टेंशन साइन थीटा। अब लिखेंगे 10 टेंशन cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, वैसे ही टेंशन साइन थीटा इज इक्वल्स टू fe। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 हमें मिल जाएगा t साइन थीटा बाई t cos थीटा इज इक्वल्स टू fe बाई mg। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू fe बाई mg, इक्वेशन 3। सिमिलरली इन केस 2 का डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये हाइट है, यहाँ से एक बॉल यहाँ पर, यहाँ से एक बॉल यहाँ पर, ये डिस्टेंस है r2 और ये डिस्टेंस है y/2, ये भी एक्चुअली y/2। इस सेम कंडीशन में हम ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सब पूरा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको यहीं कर लेंगे। हमारा tan थीटा 2 आ जाएगा, ये थीटा 1 मान लेते हैं, यहाँ पर आएगा tan थीटा 2, ये हो जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू fe बाई mg। क्यों? क्योंकि रिपल्सन फोर्स तो सेम होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो तो चार्ज पर डिपेंडेंट है, और mg ऑफ कोर्स क्योंकि ये बॉल सेम है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे। tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू fe बाई mg और tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू fe बाई mg। ये fe डैश होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी fe डैश होगा। अब mg दोनों में सेम है तो इक्वेट करेंगे। mg इज इक्वल्स टू fe बाई tan थीटा 1, यहाँ पर mg इज इक्वल्स टू fe बाई tan थीटा 2। पहले tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर।
tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये है थीटा, तो ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है r बाई 2, सो r बाई 2 बाई y, ये है बेस, सो ये हो जाएगा r बाई 2y। सिमिलरली tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू r बाई 2 बाई y बाई 2, तो ये हो जाएगा r बाई 2 इंटू 2 बाई y, y बाई कैंसल, r बाई y। ये r बाई 2 कैसे हुआ, ये हम यहाँ से देखेंगे, अगर ये y बाई 2 है तो ये भी नज़दीक आया होगा r बाई 2 से। एक्चुअली ये सिंपल r दिया गया है, तो अगर ये y बाई 2 है तो हम y बाई 2 लिख सकते हैं, और ये सिंपल r दिया है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r बाई 2 होगा, और यहाँ पर भी सिंपल r दिया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r बाई 2 होगा, वो दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा r बाई 2, और ये कैपिटल Y इस कंडीशन में सिर्फ y है, सो कैपिटल Y, तो r बाई 2y इस कंडीशन में यहाँ पर ये y बाई 2 हो जाता है, सो r बाई 2 y बाई 2 r बाई y। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि mg दोनों में सेम है, सो fe बाई tan थीटा 1 दैट इज r बाई 2y इज इक्वल्स टू fe डैश बाई tan थीटा 2 r बाई y। अब ये हो जाएगा fe बाई fe डैश इज इक्वल्स टू r बाई 2y r बाई y इज इक्वल्स टू r बाई 2y इंटू y, y बाई r कैंसल, y बाई कैंसल इज इक्वल्स टू हाफ। फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ। के क्यू स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, सो यहाँ आ जाएगा आर डैश बाई आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रूट, सो आर डैश इज इक्वल्स टू आर रूट 2। सो ये किस इक्वेशन से मैच करता है, r बाई रूट 2, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d if f is the force of repulsion between the ions। so ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक चार्ज है चार्ज 1 प्लस q, यहाँ पर भी एक चार्ज है चार्ज 2 प्लस q, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है d, इन दोनों के बीच में फोर्स है F इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। सो हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल्स टू NE होता है, सो हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू NE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फिर F इज इक्वल्स टू n स्क्वायर ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, सो n इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एफ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एफ बाई ई स्क्वायर। सो इसमें हमने r को यूज़ किया है, उसको सही लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r के जगह पर डी स्क्वायर एफ बाई ई स्क्वायर, सो मैच करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है लेकिन ये एफ ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें रूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r,
द कूलम फोर्स बिटवीन द टू इज। सो कूलम फोर्स हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें से ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 इज माइनस E और Q2 न्यूक्लियस का तो कोई चार्ज नहीं होता है बट प्रोटॉन का चार्ज E बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ K E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आर कैप आर कैप। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो कैप है यहाँ भी कैप है बट इसमें जो वैल्यू है वो आर क्यूब की दी गई है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ भी कैप है बट इसमें माइनस नहीं है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कैप नहीं है, यहाँ पर कैप नहीं है, सो हम कैप निकाल के देख लेते हैं, बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। सो आंसर तो यही होगा ऑप्शन बी, बट इसको हम लोग निकाल के देखेंगे। आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होता है आर वेक्टर बाई आर, इसको एफ में पुट करेंगे। सो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर बाई आर क्यूब। सो ये हो गया माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance will be। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को हमें याद रखना चाहिए कि फोर्स F होता है और उसको अगर उस मीडियम को अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया जाए तो हमारा F डैश हो जाएगा F बाई के, सो डिक्रीजेस बाई के टाइम्स, हेंस ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a charge q is placed at the center of the line joining the two exactly equal positive charges q। so ये हो जाएगा टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। सो ये प्लस q, यहाँ पर भी एक चार्ज है प्लस q, इन दोनों के बीच में ये एक सेंटर है O और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल q। ये ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन, force between plus q and small q should be equal to force between plus q and small q plus force between q and q should be is equals to 0। सो ये हो जाएगा k q स्मॉल q बाई, अगर इस डिस्टेंस को x मानते हैं तो ये हो जाएगा x बाई 2 होल थिंग स्क्वायर, ये x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक के कैंसल, एक क्यू एक स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा q इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई एक्स स्क्वायर कैंसल, सो q इज इक्वल्स टू q बाई 4, यहाँ पर पॉजिटिव, सो माइनस कैंसल प्लस q तो होगा ही नहीं, q बाई 4, ओके, माइनस यहाँ पर ये माइनस ये पॉजिटिव नहीं, ये माइनस, सो आंसर आएगा पॉजिटिव नहीं, ये कैंसल, आंसर आएगा माइनस q बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a charge q is placed at the center of the line joining two exactly equal positive charge plus q, the system of three charges will be in equilibrium if q is equals to, ये सेम क्वेश्चन है अभी हमने ऊपर किया। सो ये होमवर्क आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट चार्जेस प्लस q माइनस q प्लस 4q माइनस q plus 4q are kept on x-axis at points x is equals to 0, x is equals to a and x is equals to 2a। सो ये कुछ इस तरह है, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये है x-axis, ये है 0, यहाँ पर एक चार्ज है जो कि है प्लस q
प्लस 4q, फिर यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा 2a, यहाँ पर जो चार्ज है वो है -q और यहाँ जो चार्ज है वो है प्लस 4q। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ओनली -q इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, none of the charges in equilibrium, all the charges are in unstable equilibrium, all the charges are in stable equilibrium. So equilibrium ढूंढते हैं। Force on A is equals to K 4q minus q by 0 to a square plus K 4q into of 4q by 0 to 2a, that is 2a square। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 16 ऑफ k q स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ऑफ k 16q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 16k q स्क्वायर इंटू ऑफ 4a स्क्वायर। तो ये 16q स्क्वायर के और ये 16q स्क्वायर के, ये प्लस में ये नेगेटिव में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 0 बाई ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल 0। हैंस एफ ए इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, ये आ जाएगा 0। सो ये इक्विलिब्रियम में तो है। अब स्टेबल और अनस्टेबल ये समझते हैं। अगर इस Q को हम यहाँ एक तरफ पुश कर दें तो ये 4Q इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा और ये 4Q इसको भी अपनी तरफ खींचने लगेगा। और क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये किसी एक की तरफ मूव करने लगेगा। हैंस ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये सिंपल क्वेश्चन है। डायपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम प्लस q, फ्रॉम माइनस q टू प्लस q, कुछ इस तरह। सो यहाँ पर भी ये ऐसे जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी। सो यहाँ पर दैट इज़ 0.1 मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, दैट इज़ P1। यहाँ पर 0.2 मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है P2 और P1 PE1 इज़ ग्रेटर देन PE2। सो इस सिस्टम में ये डायपोल अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए टूवर्ड्स द राइट जाएगी। सो टूवर्ड्स द लेफ्ट गलत, टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये सिंपल क्वेश्चन है। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center? So रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन रेडियस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल्स टू KQ बाई x स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड of a sphere is equals to 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9। चार्ज कितना दिया गया है 3.2 into 10 to the power -7 by 15 into 10 to the power -2 होल थिंग स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 = 18, 1 9 3 = 27, 28.1 into 10 to the power 7 8 9 2, ये -7 ये +9, ये 15, सो 15 into 15 into 10 to the power -4
ये कैलकुलेट होगा 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 15 और ये 10 to the power 6, ये 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और ये 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, दैट इज 0.128 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इक्वल हो जाएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. So our correct option will be 7 6 4 cancel, 1.28 into 10 to the power 5, option A. Next question, question number 14. An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. So ये condition कुछ इस तरह है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड. सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहाँ से अब प्रोटॉन नीचे जा रहा है. द डायरेक्शन कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस एंड थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो कि यहाँ तक वो आ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस है h, सेम ये डिस्टेंस और यहाँ तक आएगा, ये है डिस्टेंस h. द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज. सो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास और फोर्स लग रहा है इसमें QE बाई m. इसमें भी एक्सेलरेशन होगा QE बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब टाइम ऑफ फॉल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम टाइम ऑफ फॉल. सो और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. कैसे 1/m? क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों में सेम है. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/me, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/mp. सो अगर टाइम यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे. सो टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/a, विल बी प्रोपोर्शनल टू a 1/m. टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू m. सो जिसका जितना ज़्यादा मास उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे गिरने में. सो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टाइम ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पर पूछा है कितना, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन. सो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन. ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. ओके, इस कंडीशन में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसको फॉल होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. इसमें पूछा गया है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अगर टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, so time of fall of electron will be not greater, not equal, smaller, option C. Next question, question number 15. A charged wire is bent in the form of semicircular arc of radius a. So पहले एक आर्क बनाएंगे, उसका एक पॉइंट होगा सर्कुलर पॉइंट, और क्योंकि ये आर्क पूछा गया है तो ये हो गया डिलीट. अब यहाँ से ये रेडियस है, हमें दिया गया है इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, सो dq बाई dl इज लैम्डा. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O इज. सो हम पहले dq निकाल लेंगे, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl
और dl क्या हो जाएगा, देखिए ये एक वायर था पहले ऐसे स्ट्रेट वायर, ये एक वायर था ऑफ लेंथ l और ये अब हो गया है आर्क में। सो dl की वैल्यू हो जाएगी रेडियस, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल का आर्क है, आर्क की कोई एंगल होती है, सो ये थीटा है। सो इस आर्क का ये पैरामीटर कितना होगा, ये ऐसे जाएंगे, ये है dl। सो dl इज इक्वल टू a d थीटा, सो a d थीटा यहाँ पर लिख लेंगे, dl इज इक्वल टू a d थीटा। अब हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लेंगे dq एट एंगल थीटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी क्यू एट सेंटर ओ। सो हम इस डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे एट ओ, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए डी थीटा, और ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ए डी थीटा, है ना, यहाँ से ए यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जब यहाँ पर येलो लाइन से बनाते हैं, इस एलिमेंट के वजह से जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा EX, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा EY। सो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री। सो यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको PDF में समझ में आए, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, because of symmetry the horizontal components cancel, only the vertical components add। तो ये हो जाएगा डी ई वाई इज इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा। सो ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to पाई, है ना, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है, ये ठीक से ड्रॉ नहीं है पर ये सेमी सर्कुलर है, तो e टू पाई डी ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट और ए, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा e इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 to पाई, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस पाई, यानी कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस ऑफ -1 और कॉस 0 होता है 1। माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस पाई 180 माइनस ऑफ -1 और माइनस ऑफ 1, तो हो जाएगा पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1। ओके, इसको दोबारा करते हैं क्योंकि आंसर 0 तो नहीं है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0, सो पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ ये कॉस 0 इज -1, ये हो जाएगा पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 + 1 दैट इज 2 पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ई की वैल्यू आ गई 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई बाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर भी ए और ए मिस हो गया था। अब ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं कि सेमी सर्कुलर आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, या फिर और E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई ए, वेर k इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू हमें याद होनी चाहिए ताकि कोई न्यूमेरिकल आए तो उसे हम सॉल्व कर पाए। हेंस आवर ऑप्शन विल बी lambda by 2 pi epsilon naught A, option C. Next question, question number 16. A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. So force on a charged particle will be q is equals to E. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y. So ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कहीं एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं मान लीजिए पहुँच जाता है। ओके, इसको स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कहीं एक चार्ज पार्टिकल है Q प्लस Q, वो मूव कर यहाँ कहीं आ जाता है। ये है डिस्टेंस y। अब हमसे पूछा गया है द काइनेटिक एनर्जी अटेन बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। सो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है QE और डिस्प्लेसमेंट क्या है y। सो QEY ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. A pendulum of bob mass 30.7 into 10 to the power 6 kg and carrying a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 20,000 volt per meter. The tension in the thread of the pendulum is. So ये कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ये पेंडुलम है और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। हमसे कहा गया है कि इसका यहाँ पर ये टेंशन बताना है। सो इस बॉब पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। फोर्स 1 इज इक्वल्स टू mg, इसका वेट, और एक फोर्स हॉरिजॉन्टली F2 इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे। सो F1 इज इक्वल्स टू mg, ये हो जाएगा 30.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10। सो ये 307, नहीं, साइंटिफिक नोशन में ही लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 30.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5
और ये हो जाएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻4। ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान लेंगे 3 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 0.07 की उतनी वैल्यू नहीं है। फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा QE। चार्ज दिया है हमें 2 इंटू 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2 इंटू 10⁻+4, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। अब टेंशन, क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और टेंशन तीसरा फोर्स है, तो ये वेक्टर फॉर्म में तीनों परपेंडिकुलर हैं, और इसको हम ऐसे निकालेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर F1 इज इक्वल 3 इंटू 10⁻⁻4 होल थिंग स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 होल थिंग स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16, ओके, 9 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 16 इंटू 10⁻⁻8, और ये तो रूट ओवर 25 इंटू 10⁻⁻8, ये 5 इंटू 10⁻⁻4। ये हो गया टेंशन, और हमें टेंशन ही निकालने के लिए कहा गया था, तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी 5 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन सी। ओके, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल क्वेश्चन है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया था। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p वेक्टर इज गिवन बाय, जहाँ पर हमें बताया गया है कि जो डिस्टेंस r है is much greater than the separation between the two charges forming the dipole and E0 is the permittivity of free space। तो ये कुछ इस तरह है कि यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, और ये दोनों मिलकर डायपोल बना रहे हैं, तो हमें एट अ इक्वेटोरियल यहाँ पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके। और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि L है, सो ये r इज मच ग्रेटर देन L। ये सिंपल हमसे फॉर्मूला पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डायपोल मोमेंट दैट इज P बाई r³। ये फॉर्मूला हमें याद रहता है हमेशा, और अगर इसको हम लोग डायपोल मोमेंट को तोड़ कर लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2L³ ओके। ये 2L तभी होगा जब यहाँ पर ये L/2 हो, है ना। हम डायपोल मोमेंट को ऐसे समझते हैं कि ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर डिस्टेंस अगर L है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस L होगा, तो हम इस टोटल डिस्टेंस को यहाँ पर 2L लेते हैं, तब जाके ये 2L है। अगर हम इस पूरे डिस्टेंस को L मान ले तो यहाँ पर 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सिंपल L होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको 2L लेकर चलेंगे, और इस L को मिटा देते हैं। तो हम ऑप्शन मैच करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। EP इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। Next question, question number 20. An electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole make an angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 at theta is equals to 90. The torque and the potential energy of the dipole will be. So torque का formula तो हम simple जानते हैं, torque is equals to P cross E, ये हो जाएगा PE sin theta। पोटेंशियल एनर्जी हमें कुछ इस तरह से पता होती है कि -PE cos θ2 तो cos θ1, यहाँ पर हमें दिया गया है θ1 इज इक्वल्स टू 90 और cos θ1 इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0।
ये हमें cos 90 डिग्री की तो वैल्यू पता होती है, हमें सिर्फ इसमें यहाँ ये बताया गया है कि जो डाइपोल है वो इनिशियली एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर है। सो हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस जीरो, ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा टू, या फिर इसको हम सिंपल लिख लेंगे कि u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। सो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा और माइनस पी ई कॉस थीटा। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। An electric dipole is placed at angle theta with an electric field intensity। सो ये थीटा 1 है जो कि है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क हमें दिया गया है। द चार्ज ऑन द पार्टिकल हमसे पूछा गया है, क्यू इज क्वेश्चन मार्क। इफ द डाइपोल लेंथ, सो डाइपोल लेंथ ये समझ लीजिए यहाँ पर कि एक अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक अगर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को मिलाकर एक डाइपोल बनता है। डाइपोल का एक सेंटर होता है O, इस सेंटर के दो लेंथ होते हैं, ये A और वो लेंथ इक्वल होता है, सो ये भी A और डाइपोल लेंथ हो जाएगा 2A। सो जो 2A इज इक्वल्स टू डाइपोल लेंथ। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट A मान सकते हैं और ये A/2 ये A/2 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे। हमें दिया गया है टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, सो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू दी गई है 4 न्यूटन, P हमें नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁵ साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा 4.P2 × 10⁵ साइन 30 क्या हो जाएगा हाफ, 2 से 2 कैंसल और ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁵। ये P क्या है, ये P होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2A Q इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁵। ये 2 क्या है, डाइपोल लेंथ। सो Q इज इक्वल्स टू 4A × 10⁵। डाइपोल लेंथ कितना दिया गया है, डाइपोल लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर। सो 4 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ प्लस 2, सो 2 × 10⁻⁻3, सो -3 कूलम। अब हम देखेंगे 2 ओके 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू 2 मिली कूलम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 मिली कूलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q, 2 - Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स। ओके, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इन ग्राफ। सो ये है y एक्सेस, ये है x एक्सेस और यहाँ कुछ होगा z एक्सेस, y x एंड z। फर्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0 यानी यहाँ, y इज इक्वल्स टू कहीं यहाँ पर एंड z इज इक्वल्स टू 0, सो ये है प्लस Q। सेकंड है x0 y0 z0 और इस पॉइंट पर है, मिटा कर लिखते हैं, अलग अलग कलर से रहेगा तो ध्यान रहेगा, प्लस Q यहाँ पर -2Q और कहीं यहाँ a डिस्टेंस पर एक प्लस Q। और हमें पूछा गया है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली इज। सो हमने मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। सो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ चार्ज इनटू इसका डिस्टेंस या फिर क्या कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। सो ये कुछ इस तरह होगा, P इज इक्वल्स टू ये चार्ज प्लस Q और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये O फ्रॉम ओरिजिन क्या है A और ये किस डायरेक्शन में है, J डायरेक्शन में, यानी Y डायरेक्शन में तो J कैप। फिर प्लस ये चार्ज -2Q और ये इसका वेक्टर क्या है फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पर ही है तो ये हो जाएगा 0 और इसमें अब ये 0 हो जाएगा तो इसका वेक्टर लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q और इसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से A
और ये है x डायरेक्शन में यानी आई कैप। सो ये हो जाएगा वेक्टर। डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए क्यू जे कैप प्लस ए क्यू आई कैप, ये हो जाएगा ए क्यू जे प्लस आई। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसको सिंपल ऐसे कर लेते हैं, ये जे डायरेक्शन में है, ये आई डायरेक्शन में है, सो पी नेट हो जाएगा रूट ओवर ए क्यू होल्डिंग स्क्वायर प्लस ए क्यू होल्डिंग स्क्वायर इज इक्वल्स रूट ओवर क्यू ए। सो रूट ओवर क्यू ए रूट ओवर क्यू ए, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये अलॉन्ग वाई डायरेक्शन होगा और ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन होगा कि अलॉन्ग द लाइन जोइनिंग द पॉइंट्स ओरिजिन और ए वाई जेड। सो ये डायरेक्शन देखते हैं अब हम। डायरेक्शन क्या है, जे और आई। सो अगर जे और आई के डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में नहीं है, तो हम ड्रॉ कुछ इस तरह से करेंगे, पी नेट कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ऐसे। इसकी पॉइंट्स हो जाएगी ए 0 यानी एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में ये है ना जे और आई मिला था हमें, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये के कैप 0। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा हमारा पी नेट। सो 2AQ along the line joining the points origin and AA0, AA0, hence option B will be correct. Next question, question number 23. An electric dipole of moment P lying along an electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 degree. So work done क्या है, work done is potential energy, work done is equals to potential energy। हम potential energy जानते हैं, potential energy होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, माइनस PE cos थीटा 2 to minus of cos theta 1, cos theta 1. So work done is equals to minus of PE. An electric dipole of moment P is lying along an electric field, so cos theta 1 तो हो जाएगा cos 0। along an electric field है, along यानी ये अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ और यहाँ ये मेरा डाइपोल, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम ऐसे ऐसे होगी, तो cos 0 द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। ये आ जाएगा माइनस PE cos 90 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल्स टू 1, सो माइनस PE इज माइनस 1, सो प्लस ऑफ PE only, so plus of PE only, hence option D will be our correct answer. Next question, question number 24. क्वेश्चन दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज q एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज p, it is placed in uniform electric field if its dipole moment is along the direction of the field। so ये कुछ इस तरह से फिर बताया गया है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें डाइपोल कुछ ऐसे मिला होगा माइनस q, और यहाँ कहीं प्लस q, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा, और डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस q टू प्लस q, सो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे। सो इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड का मतलब ये है, ये कंडीशन हो गया। द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाती हैं, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। सो इस कंडीशन में यहाँ एक फोर्स लगेगा, ये है माइनस q, यहाँ एक फोर्स लगेगा जो कि है माइनस QE, और इस कंडीशन में यहाँ एक फोर्स लगेगा जो फोर्स है प्लस QE, और क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, हेंस F नेट
इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है, फोर्स मिल गया, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी। सो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। सो माइनस पी ई कॉस 0 है ना, इन दोनों के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। सो माइनस पी ई ओनली। माइनस पी ई यानी ये नेगेटिव में है, सो द वैल्यू विल बी मिनिमम, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्स 2 की 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, फोर्स है 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A point Q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If the distance of Q from the dipole is R much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to। सो ये हमसे सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है और फॉर्मूला के बाद उसकी प्रोपोर्शनैलिटी। सो पहले हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस, और ये डायपोल हो गया। अ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इफ द डिस्टेंस ऑफ द क्यू इज आर, सो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से ये डिस्टेंस आर, या फिर यहाँ से ये डिस्टेंस आर। मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डायपोल, साइज ऑफ द डायपोल मान लेते हैं एल। सो आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। और ये हो जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू P एंड E इज प्रोपोर्शनल टू R माइनस क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इज then the electric field Q is proportional to plus P n minus cube, hence option D will be our correct answer. Next question, question number 26. The formation of a dipole is due to two equal and dissimilar point charges placed at a। so ये सिंपल क्वेश्चन है। हम इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है, एक पॉइंट होता है यहाँ पर एक चार्ज, और एक चार्ज यहाँ पर, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस होता है और ये मिलकर ये डायपोल होती है। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए तो ये डायपोल नहीं रहेंगी। हेंस द फॉर्मेशन ऑफ अ डायपोल इज ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस। डिसिमिलर यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट चार्जेस प्लेस एट अ शॉर्टर डिस्टेंस। Next question, question number 27. Intensity of electric field, simple, electric field depends on a distance r due to a dipole is related as। so यहाँ पर हमें ये पूछा नहीं गया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सेस पूछा है या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। सो हम दोनों का फॉर्मूला लिख कर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dipole at axial point EA is equals to 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube। Similarly, electric field at equatorial point EP is equals to 1/4 pi epsilon naught p by r cube। so इन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r cube। so our correct option will be electric field is proportional to ये नहीं 1/r cube, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हमसे यहाँ पर पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, चार्ज दिया गया है ईच सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर, ये डायपोल लेंथ है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क ऑन द डायपोल इज। सो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, P क्रॉस E इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है। P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल होता है Q इंटू डायपोल लेंथ L। यहाँ P E साइन थीटा।
सो चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻6, डायपोल लेंथ इज 3 × 10⁻2 मीटर, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूटन मीटर में आंसर बताना है। ई कितना है 2 × 10⁵, और साइन थीटा की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। सो नीट में ऐसे कुछ absurd क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज नहीं दी गई होती हैं। ऑप्शन में देखेंगे, अगर हम साइन 0 लेते हैं तो ये टॉर्क हो जाएगा इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टॉर्क विल बी 0, ऑप्शन में जो कि है ही नहीं। सो हम यहाँ पर ले लेंगे, सो टेक थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻+5, और साइन थीटा ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, ये 2 × 4 × 3, 2 × 4 × 3, और ये हो जाएगा 6, 7, 8, 5, 10 × 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 4 3 12 × 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर, 12 × 10⁻⁻3 न्यूटन meter. Hence our correct option will be option C. Next question, question number 29. A sphere encloses an electric dipole with charges. So यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों दे के रखा है, लेकिन हमें पता है कि एक डाइपोल तो इक्वल चार्जेस होते हैं, 3 × 10⁻⁻6, पॉजिटिव नेगेटिव हम अपने अनुसार डाल लेंगे। What is the total electric flux across the sphere is? So electric flux का फॉर्मूला होता है Q net बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर एक स्फीयर है ऐसे, यहाँ पर एक डाइपोल है प्लस क्यू एन माइनस क्यू, जहाँ पर क्यू की वैल्यू है प्लस और माइनस 3 × 10⁻⁻6, तो इस स्फीयर के लिए हमारा क्यू नेट हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट is equals to 0 by epsilon naught is equals to 0. Hence our correct option will be option B, 0. Question number 32. Parallel infinite line charges with line charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in the free space. ये कुछ इस तरह से है कि एक लाइन चार्ज A है, एक लाइन चार्ज B है, ये है प्लस 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 और ये है माइनस माइनस माइनस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r इन फ्री स्पेस। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे इन बिटवीन? सो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और उसका मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाइन ड्यू टू लाइन चार्ज हम पहले ऊपर कर चुके हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। सो E एट O, इसको O मान लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center is. So ये सिंपल क्वेश्चन है कि एक hollow sphere है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस या माइनस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस, अब ये r या तो यहाँ पर हो सकती है एट पॉइंट P r, या तो यहाँ हो सकती है r, या तो यहाँ हो सकती है एट द सरफेस, ये r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, है ना। तो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों पॉइंट में क्या क्या होगी। सो हमें ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस दैट इज R is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। सो ये ऐसे होगा 0 as r increases for r is smaller than r, decreases as r increases for r greater than r, ऑप्शन ए है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि जब तक यहाँ पर मान लेते हैं r इज इक्वल्स टू r है, सो ये पॉइंट ऐसे डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ ये 0 रहेगा। सो जब तक ये r तक जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी, और जब r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, और जब R कैपिटल R से डिक्रीज़ करने लगेगा यानी पॉइंट बाहर दूर दूर जाते रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटते अप्रोच ऑफ 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडिली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई E इज इक्वल्स टू AR। चार्ज कंटेन, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है इन अ सर्टेन रीजन और ये कुछ ऐसे रेडिली आउटवर्ड जा रही है, ऐसे is given by E is equals to AR, a charge contained in a sphere of radius A। सो अब हमें बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर एक स्फेयर मान लें ऑफ रेडियस A सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड, और इसी फील्ड के सेंटर में वो उस स्फेयर का भी सेंटर हो, तो इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है चार्ज कंटेन एट द स्फेयर सेंटर एट द ओरिजिन द फील्ड विल बी, फील्ड कितना होगा। सो इस स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कलर मैचिंग करके लिखते हैं, इस स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E स्फेयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका कोई चार्ज होगा डेट इज Q बाई A स्क्वायर, हम ऑन द सरफेस मान रहे हैं, और ये इज इक्वल, ये कितना इक्वल होगा, तो ये इक्वल हम जानते हैं यहाँ पर दिया गया है रेडियली आउटवर्ड इस रीजन से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू AR है। सो E इज इक्वल्स टू AR, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। सो AR की जगह पर A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर, अ चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ द फील्ड विल, हमें चार्ज की वैल्यू ही निकालनी है। सो चार्ज इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A क्यूब, है ना, ये कैपिटल A, ये एक A और ये A स्क्वायर A क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये है हमारा आंसर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब, 4 पाई A स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। सो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बार बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूब में। तो अगर ये एक कॉर्नर पर है किसी क्यूब के ऐसे, तो अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करते हैं, और अगर इस कॉर्नर पे है मान लीजिए एक चार्ज, तो इस चार्ज का कितना पार्ट इस क्यूब के लिए है, तो हम जानते हैं अगर एक चार्ज इस कोने पर है तो इस चार्ज को पूरी तरह क्यूब से ढकने के लिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, यानी इस चार्ज का 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के पास है। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q नेट by epsilon naught, here Q net is equals to Q by 8, therefore flux is equals to Q by 8 epsilon naught, that is option Q by 8 epsilon naught, option B is correct. Next question, question number 34, a charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius R, if the radius is double then the outward electric flux will be। ये कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, हमें कहा गया है कि एक चार्ज Q है और उसको एक गॉसियन सरफेस से ऐसे एनक्लोज कर दिया गया है,
इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं क्यू ई इज इक्वल्स टू कुछ x है। इफ़ अगर इसी चार्ज q का रेडियस हम ऐसे डबल कर दें, है ना, यहाँ पर अगर रेडियस r है तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 2r, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा E2, ये 1 है, सो E2 क्या होगा, ये भी x होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू हम जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है एनक्लोज दैट इज Q नेट, यहाँ पर भी Q नेट सेम, यहाँ पर भी Q नेट सेम, हेंस फ्लक्स विल रिमेन सेम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, the square surface of side L meter in the plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane at angle theta। so इस क्वेश्चन में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CBSE 2010। इस थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, और इस थीटा को देखते ही हम क्वेश्चन इसको ऐसे सॉल्व करने लगते हैं, ई ए कॉस थीटा, और ए की वैल्यू हम डाल देते हैं L स्क्वायर कॉस थीटा, और ऑप्शन बी पुट कर देते हैं, जो कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें हियर इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा इज इन बिटवीन एरिया ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में पता करना होता है। सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है, लेकिन ये जो थीटा है, ये थीटा एरिया के वेक्टर से नहीं है, ये तो साइड से थीटा है, तो हमें इस थीटा को एज अ डमी डाटा मानकर कैंसिल करना होगा। और यहाँ पर एरिया क्या है, ये अगर इन द प्लेन ऑफ पेपर है पेपर, तो इसका एरिया कुछ आउटवर्ड आया होगा, तो इसको मैं ऐसे कहीं आउटवर्ड मान लूँ। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना ही एक मेजर इशू होता है, तो इसको मैं ऐसे कहीं भी आउटवर्ड, आप मतलब समझ लीजिए, ये अगर इन द प्लेन ऑफ पेपर है, ये पेपर एक टेबल पर रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, और इस पेपर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, तो ये कुछ इस तरह से नहीं होगा, ये एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे क्रॉस करेगी, तो ये ऐसे, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, मान लीजिए ये टेबल पर ना है, और इस पेपर को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ पर मुझे दिया गया है कि एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बाहर की ओर आएगा, ये है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, टेढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हाँ ऐसे साइड टू साइड जा रही है ऐसे, और ये ऐसे पैरेलल नहीं है, ये आउटवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सो इन दोनों के बीच में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, ये कुछ ऐसे है एरिया, और ये है थीटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, सो ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0, हेंस 0 विल बी आवर करेक्ट आंसर, 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर बोला गया है, अ थीन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r given a charge positive q, the electric field at the center O of the ring due to the charge on the part a k b, on the part a k b, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू दी गई है E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी बी डी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बोल इस पार्ट फ्रॉम ए टू बी, ए सी डी बी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, यही क्वेश्चन है। सो ये सिंपल क्वेश्चन है एक, एक्चुअली हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट द सेंटर इज 0, सो E इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ए के बी
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो ए सी डी बी की वजह से भी ई ही होनी चाहिए। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए सी डी बी की वजह से होगी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी दैट इज माइनस ऑफ ई। अब अगर ये माइनस ऑफ ई है मतलब अगर ई की डायरेक्शन फ्रॉम के टू ओ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए सी डी बी की डायरेक्शन होगी ई अलोंग opposite to KO, that is OK. Hence option B will be our correct answer. Next question, question number 37. A hollow cylinder has a charge Q coulomb within it. Okay, यहाँ पर कहीं पर एक चार्ज है Q coulomb. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface, so इस curved surface से जो electric flux ऐसे जा रही है वो curved surface B ये phi है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस, ये है प्लेन सरफेस ये, और ये प्लेन सरफेस ए यूनिट वोल्टमीटर। सो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू ए इज क्वेश्चन मार्क, ये हमें पूछा गया है। हम जानते हैं फ्लक्स टोटल इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि दिया गया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू टोटल ये ऐसे भी होगा फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू सी प्लस फ्लक्स थ्रू बी। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे हेयर, क्योंकि ये सिलेंडर है, फ्लक्स थ्रू ए विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सी, सो देयरफॉर फ्लक्स टोटल इज इक्वल्स टू 2 फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ बी, और फ्लक्स टोटल क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 फाई ए प्लस फाई बी, हमें फाई दिया गया है, सो 2 फाई ए इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और फाई बी हो जाएगा यहाँ से 1/2 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। हैंस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. A square surface of side L meter is in the plane of the paper. A uniform electric field E also in the plane of paper is limited only to the lower half of the square surface. See figure. The electric flux, so इसमें electric flux निकालने के लिए बोला गया है, और electric flux हम जानते हैं phi E is equals to E dot A, ये हो जाएगा E A cos थीटा। थीटा किसके बीच में, थीटा इन बिटवीन ए एंड ई। सो ये ई की डायरेक्शन तो ये राइट हैंड साइड को है, ए यानी एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से बाहर की ओर आएगा, और इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0। हैंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next question, question number 39. A charge Q is located at the center of a cube. The electric flux through any face is. So ये एक क्यूब है, ऐसे यहाँ पर कहीं अंदर एक चार्ज है Q। हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बट हमें पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज एनी फेस इज। So total face of cube is equals to 6, flux through any face हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा आंसर है। 4 पाई अगर यहाँ पर कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा Q 6 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एक्स्ट्रा है। यहाँ पर पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बट Q 6 एप्सिलॉन नॉट 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये पाई 2 यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। हैंस ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड इतना 0.1 मीटर, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यूब। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो इसको कमेंट में आप इसका आंसर
बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये सवाल हम ऊपर कर चुके हैं, सो इस सवाल का यहाँ पर आप हमें आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अ hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 0? सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक hollow conducting sphere है, is a hollow conducting sphere is given a positive charge, और यहाँ पर कहीं या फिर यहाँ पर पूरे सरफेस पर हम मान लेते हैं इसका चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर और इनसाइड ऑफ hollow sphere is equals to 0. So our correct answer will be A, 0. Next question, question number 43. A point charge plus q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is. So यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया है कि फ्लक्स हमें किस साइड से या फिर किस फेस से निकालना है, तो हमें सिर्फ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब कहा गया है, यानी ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है, ई फाई टोटल, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी option A. Next question, question number 44. The electric field strength in air at NTP is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to the spherical conductor of radius 3 meter is. So यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है जो कि है 3 into 10 to the power 6, और हमें रेडियस भी दिया गया है 3 मीटर, और ये द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस है। हमें पूछा गया है कि चार्ज कितना दे सकते हैं, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और हम इस R को इसकी रेडियस मान लें R, तो हम इसको यहाँ ऐसे पुट कर सकते हैं द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन एयर एट, सो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 6 इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9। Q हमें पता करना है और R हम पुट कर लेंगे, क्योंकि इनसाइड ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड कुछ है, लेकिन हम ऑन द सरफेस पता कर लेंगे। सो 3 into 10 to the ओके 3 मीटर है, सो ये 3 स्क्वायर, ठीक से लिखते हैं इसको 3 स्क्वायर। सो Q इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 6 into 9, और ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9, 9 कैंसल, ये हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 3 कूलम। दैट इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. Two spherical conductor A and B of radii 1 mm, 2 mm are connected by a distance of 5 cm and are uniformly charged. If the spheres are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitudes of the electric fields at the surface of sphere A and sphere B is. So ये simple question है, एक sphere है यहाँ पर A, एक sphere है यहाँ पर B, इन दोनों को ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, ये है वायर, इसकी रेडियस है कुछ 1 मिलीमीटर, इसकी रेडियस है कुछ 2 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। If the spheres are connected by the conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitude of the electric field. So electric field का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, हम रेडियस का स्कोर लिखेंगे क्योंकि हम बाहर का रेडियस नहीं पता करेंगे क्योंकि वहाँ डिस्टेंस हमें दिया नहीं गया। अंदर का रेडियस अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, सो हम ऑन द सरफेस लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो हमें पता करना है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ इस स्फीयर जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए। सो अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसका चार्ज इज इक्वल टू इसका चार्ज होगा, है ना, इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर लिखते हैं इन इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन A इज इक्वल टू चार्ज ऑन B इज इक्वल टू Q। सो
E ratio of electric field EA by EB is equals to KQ by RA square by KQ RB square। ये हो जाएगा KQ KQ कैंसल, 1 by RA square 1 by RB square, so it will be EA by EB is equals to 1 by RA square into RB square। so RB कितना है 2 मिलीमीटर होल थिंग स्क्वायर बाय 1 मिलीमीटर होल थिंग स्क्वायर। सो मिलीमीटर टू मिलीमीटर कैंसल, ये हो जाएगा 4/1 दैट इज 4:1। हेंस आवर करेक्ट आंसर विल बी 4:1 ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ख़त्म हुआ। थैंक यू, आप हमारे चैनल पर आएँ और हमारे साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का PYQ क्वेश्चंस कंप्लीट किए। जो भी होमवर्क हमने दिया है आप उसका आंसर कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैं सॉल्व्ड PDF और अनसॉल्व्ड ब्लैंक PDF भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसे बाद में सॉल्व कर सकें और आंसर मैच कर सकें।